तो चलिए शुरू करते हैं 9th क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन फ्रांसीसी क्रांति। 6 पार्ट है इसका, क्रांति और रोजाना की ज़िंदगी। अभी हमने इस लेसन में से पहले क्या जाना, फ्रांस में क्रांति कब हुई, क्रांति क्यों हुई, फ्रांस में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी, किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी, कैसे सम्राट या राजतंत्र का अंत हुआ, गणतंत्र की स्थापना हुई, फिर मताधिकार किस किस को दिया गया, महिलाओं की क्रांति कैसे हुई, दास प्रथा का अंत कैसे हुआ, ये सब हमने जाना। अब पढ़ेंगे हम इसमें क्रांति और रोजाना की जिंदगी। बास्तिल के विध्वंस के बाद, ये देखिए इम्पोर्टेंट है, बास्तिल क्या था, कुछ याद आया आपको? जब ये लेसन हमने स्टार्ट किया था तो शुरू में ही बास्तिल शब्द आया था। बास्तिल वहाँ का एक बास्तिल किला आता है। बास्तिल किला एक जेल थी और ये लोगों को इससे बहुत नफरत थी, क्योंकि यहाँ पर जो सम्राट था वो लोगों को बहुत बुरी तरीके से यातनाएं देता था। जब ये अफवाह फैल गई थी कि जो सम्राट है वो पेरिस नगर में अपने सैनिकों को भेजकर लोगों पे गोलियां चलवाएगा, उस समय लोगों ने क्या किया था, जो बास्तिल किले की जो जेल थी इसको पूरी तरीके से विध्वंस, इसको तोड़ दिया था। और इसकी जो तोड़ने के बाद जो इसका मलबा था जो भी है वो सब लोगों ने बाज़ारों में बेचा था और लोगों ने एक स्मृति के रूप में, हमेशा यादगार के रूप में उसको खरीद कर अपने घरों में रखा था। ठीक है, तो ये बास्तिल किला था, जेल थी एक वहाँ उस टाइम फ्रांस में। अब ये देखिए, बास्तिल के विध्वंस मतलब उसके बिल्कुल ख़त्म, नष्ट होने के बाद सन 1789, ये डेट देखिए 1789 जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, कि गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वो क्या था, सेंसरशिप की समाप्ति। सेंसरशिप क्या होता है? प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियां, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। सेंसरशिप क्या होता है कि अगर कोई किताब लिखी जाएगी या कोई भी नाटक होगा या अखबार में कुछ भी छपेगा, तो वो जब तक सेंसरशिप का मतलब क्या हुआ, जब तक उस पर सरकार अनुमति नहीं देगी, सेंसर अधिकारी जब तक उस पर अनुमति नहीं देंगे, उसको पास नहीं करेंगे, तब तक कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं छाप सकता, ना अखबार में ना किताबों में। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। ये देखिए फ्रांस में क्या हुआ, 1789 में क्रांति हुई, क्रांति सफल हुई, क्रांति के बाद संविधान बना फ्रांस में, और संविधान बनते ही सबसे पहले लोगों को अधिकार दिए गए, नैसर्गिक अधिकार, मतलब जिन अधिकारों को कोई उससे छीन नहीं सकता, जैसे बोलने का अधिकार, भाषण का अधिकार, अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार। तो अब जब लोगों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही मिल गई, तो वो अपनी इच्छा से अखबार भी छाप सकते हैं, कोई किताब भी लिख सकते हैं, जबकि पहले इस पर प्रतिबंध लगा हुआ था। सेंसरशिप थी ना पहले, कि हम जब तक इसको पास नहीं किया जाएगा अपनी मर्जी से कोई ना किताब छाप सकता है ना कोई अखबार में अपने वो कर सकता है। लेकिन अब क्या हुआ, सबसे बड़ा परिवर्तन क्या आया, 1789 की क्रांति के बाद सेंसरशिप की समाप्ति कर दी, क्योंकि लोगों को बोलने का अधिकार दिया गया, विचार का अधिकार था, अपने विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार था, तो वो अधिकार मिला, तो सेंसरशिप अपने आप ही समाप्त हो गई, सेंसरशिप की समाप्ति कर दी। तो इसके बाद क्या हुआ, फ्रांस के शहरों में अखबार, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई। अब लोगों को तो मौका मिल गया कि वो कुछ भी अखबार में कुछ भी छाप सकते हैं, अपनी पुस्तक लिख सकते हैं। अब तो उन पर पाबंदी लगा रखी थी। तो क्योंकि गणतंत्र आया, गणतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, तो लोगों की तो सुनी जाएगी। पहले राजतंत्र था, राजा का शासन था, संविधान आया तो गणतंत्र आया। और इसके बाद क्या हुआ, एक के बाद एक अखबार छपने लगे, पर्चे, पुस्तक, इनकी बाढ़ सी आ गई। जहाँ वह तेजी से गांव देहात तक पहुंची, उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं, परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। फ्रांस में जो भी घटनाएं घटी, जो भी हुआ उससे पहले क्या था, अब क्या परिवर्तन हुआ, वो सारा का सारा उसमें टिप्पणी होती थी उसके बारे में। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर, अब प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ कि पहले तो क्या था
अब जैसे सम्राट था, जब राजा का शासन था तो कोई राजा की बुराई थोड़ी करेगा, अगर वो ऐसा करेगा तो फंसेगा। अब क्या हुआ कि लोग अपनी किसी भी घटना पर, चाहे देश से जुड़ी कोई भी घटना हो, खुल के विचार व्यक्त कर सकते हैं, चाहे अच्छे विचार हो चाहे उसके विरोध में हो, उनको कोई नहीं रोक सकता। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। अब नाटक और संगीत और जो जुलूस निकलते थे उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। उस समय जो बहुत सारे दार्शनिक थे, जो थिंकर्स थे, उन्होंने लोगों में जोश पैदा करने के लिए बहुत सारी किताब लिखी थी, लेकिन जो किताब थी वो जो लोग पढ़े लिखे थे वही उसको पढ़ पाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जो लोग अनपढ़ थे, जो नहीं पढ़ सकते, उनको भी दूसरा कोई पढ़ के सुना सकता है। ग्रुप में इकट्ठे होकर वो उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे कोई एक पढ़ा लिखा है, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर दिया, वो उसमें से पढ़ के सुना रहा है। इस प्रकार लोगों में जागृति आई। तो ये हमने क्या देखा इसमें, क्रांति के बाद क्या आया। सबसे पहले बास्तिल का जब विध्वंस हुआ था सबसे पहले, उसके बाद फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में। सबसे महत्वपूर्ण कानून क्या है, सेंसरशिप। आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया सेंसरशिप क्या होता है, कि पहले किताबें लिखने में, अखबार में अपने विचार व्यक्त करने में, अपनी किताब लिखने में, या कोई भी मतलब बिना उसके राजा जो था उसकी जो अधिकारी थे, एक तरीके से राजा ही हो गया, उसकी अनुमति के बिना कोई अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही फ्रांस का संविधान बना तो सेंसरशिप बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जिसका जो मन करे वो अखबार में छापो, जिसका मन करता है वो पुस्तक लिख सकता है। तो लोगों को प्रेस की स्वतंत्रता, जो मीडिया थी, वो बिल्कुल आज़ाद हो गई। अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपनी भागीदारी दिखानी शुरू करी। वो नाटक में जाते थे, संगीत में जाते थे, जो बड़े बड़े जुलूस निकलते थे उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे। जो थिंकर्स ने बहुत किताबें लिखी थी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए, उसको जानने का मौका मिला। और बड़े बड़े दार्शनिक आए, नए नए दार्शनिक आए, जिन्होंने फ्रांस में जो भी घटना हुई थी उससे संबंधित घटनाओं के बारे में लोगों को बताया। तो ये सब महत्वपूर्ण परिवर्तन था। अब ये देखिए सारांश, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसका निष्कर्ष। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस, फिर से क्या हुआ, 1804 में क्या हुआ, जो नेपोलियन था बोनापार्ट, उसने फ्रांस का अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया, राजा बन गया। और जो आस पड़ोस के देश थे वहाँ पर उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में, उसके जो खानदान के लोग थे, उसके जो रिश्तेदार थे, जो भी था, उसने क्या किया, उनके हाथ में जो नए नए राज्य बने थे, साम्राज्य बने थे, उसकी बागडोर उनके हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए। जो नेपोलियन था उसने क्या किया था, जो लोगों की पर्सनल, जैसे मान लो मैं हूँ, मेरा घर है तो मेरी संपत्ति है, उसकी सुरक्षा के लिए उस कानून बनाए कि कोई दूसरा उसका गलत यूज़ नहीं कर सकता, कोई अधिकार नहीं कर सकता उस पर। तो नेपोलियन ने क्या किया, एक तो निजी संपत्ति की सुरक्षा का कानून बनाया, और दूसरा जो दशमलव प्रणाली थी, नाप तोल की जो दशमलव प्रणाली थी, वो चलाई उसने। बहुत शुरू में लोगों को क्या लगा, जब नेपोलियन राजा बना या सम्राट बना, कि भाई ये आदमी जो है ये हमारी भलाई के लिए काम करेगा, ये हमारा मुक्तिदाता है। लोगों को पूरी उम्मीद थी इससे। पर जल्दी ही लोग क्या है, जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर, उसकी जो सेना थी बहुत ही जल्दी लोग उसको अपने हमलावर मानने लगे। शुरू में क्या था, शुरू में लोगों को लगता था कि ये उनके लिए भलाई के लिए काम करेगा, उनको आज़ादी दिलवाएगा। लेकिन धीरे धीरे लोगों की ये धारणा बिल्कुल बदल गई और सन 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार। फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी देन क्या है, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार। जो जीवन का अधिकार मिला है हमें, समानता का अधिकार मिला है, स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, वो सबसे ज़्यादा उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, फ्रांस से हुई थी। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले। जब देखो एक देश में कुछ बदलाव आता है
अच्छा बदलाव होता है, तो दूसरे देशों में जो लोग हैं उनमें भी जागृति आती है कि भाई ये इस देश में इतना बुरा लोगों के साथ हो रहा था, इतना अत्याचार हो रहा था, अब वो ये लोग बिल्कुल आज़ाद हैं, तो क्या क्यों ना हम भी कोशिश करें। वहाँ पर जो राजा या सम्राट होता है, लोग उसका भी विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है ना कि एक को देख के दूसरा सुधरता है। फ्रांस में जब देखा लोगों ने, फ्रांस में पहले क्या हालत थी, बाद में क्या हुआ, पहले लोगों के साथ कितना बुरा बर्ताव होता था, कोई अधिकार नहीं होता था लोगों को, सारी शक्ति राजा के पास थी, सम्राट के पास थी। फिर जब संविधान बना, धीरे 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 क्या हुआ, लोगों को बहुत सारे अधिकार दिए गए, स्वतंत्रता का अधिकार मिला, सेंसरशिप की ख़त्म कर दिया बिल्कुल पूरी तरीके से, जो नौकर या दास प्रथा थी उसका बिल्कुल अंत कर दिया, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला। तो ये बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर हुई, और इसका प्रभाव क्या हुआ कि आसपास के जो देश थे वहाँ के लोगों ने भी अपने अपने देशों में इस तरीके से आंदोलन करने शुरू कर दिए। टीपू सुल्तान, ये देखिए इम्पोर्टेंट है, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। उस समय फ्रांस में जो हुआ उनसे प्रेरणा लेने वाले कौन थे? टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय। इसका अभ्यास देख लेते हैं एक बार बता देती हूँ पूरा लेसन हमने क्या पढ़ा। हमने पहले फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, बास्तिल के किले के बारे में, फ्रांस में क्रांति कब हुई, क्यों हुई, फिर हमने पढ़ा लुई सोलवे के बारे में, बुर्बो राजवंश का था, किस प्रकार का शासक था, लोगों के साथ उसने क्या क्या किया। फिर हमने रोबेस्पियर के बारे में पढ़ा, आतंक का युग आया, लोगों में डर हुआ, इसका विरोध शुरू किया। गिलोटिन के बारे में हमने देखा, ये गिलोटिन भी लोगों को सजा देता था, खुद भी उसको वहीं उसी मशीन पे इसको लटकाया गया। फिर हमने पढ़ा दास प्रथा कैसे आई, दास प्रथा के बाद हमने महिलाओं के बारे में जाना। उसके बाद हमने देखा फ्रांस में क्रांति के बाद क्या क्या परिवर्तन आया। ये देखिए अभ्यास का फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। अगर आपने ये सारी वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, ये शुरुआत में बताया था मैंने कि लोगों को, जो सम्राट था वो अत्याचारी था, निरंकुश शक्तियों का प्रयोग करता था, और 3 एस्टेट थे फ्रांस में। प्रथम एस्टेट पे कोई टैक्स नहीं था, सारा टैक्स तीसरा एस्टेट देता था, उसमें गरीब लोग थे, ये सारा आ जाएगा। फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला, कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हुए, कुलीन भाग गए थे दूसरे देश में, पादरी भी चले गए थे। फायदा किसको, महिलाओं को हुआ, गरीब लोगों को हुआ, और किसको निराशा हुई, सम्राट राजा जो होते थे उनका शासन खत्म हो गया, कुलीनों का, पादरियों का। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई, ये सारा आ जाएगा, ये सारा अपने इसमें लेसन में करा है। नेपोलियन को दे जो हमने लास्ट में पढ़ा है, नेपोलियन को दे कि लोगों को उससे बहुत उम्मीद थी कि वो मुक्तिदाता है, धीरे धीरे लोग उसके विरोध में हो गए, सारा आ जाएगा इसमें। तो ये लेसन हमारा ख़त्म होता है। इसके सारे पार्ट देखिएगा क्योंकि हर पार्ट दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये सारा एक मूवी की तरीके से है, जैसे हम कोई मूवी देखते हैं ना, पूरी मूवी देखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप आगे पीछे का देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट था वो भी मैंने अंडरलाइन करके आपको अच्छे से बताया है। तो ये हमारा लेसन ख़त्म होता है फ्रांसीसी क्रांति। इस लेसन का जो जितने भी वीडियो है उसका जो PDF है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है नीचे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आगे जो भी मैं वीडियो बनाऊँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।